हर सेशन में हमारे पास ऑरा स्कैनिंग और हीलिंग होती है। तो जिस जिसको भी अपनी हीलिंग करानी है, वीडियो ओपन रखना और चैट बॉक्स में अपनी हीलिंग रिक्वेस्ट डाल सकते हो। चाहे एस्ट्रोलॉजी क्लास हो, चाहे न्यूमरोलॉजी क्लास हो, चाहे कोई टैरो क्लास हो, कोई भी क्लास हो। हमारा बेसिक पर्सपेक्टिव ये होता है, पहले आपकी हीलिंग करेंगे, तो पढ़ाई के साथ साथ हीलिंग भी होगी। तो यहाँ पर अपना हीलिंग रिक्वेस्ट प्लेस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने ऑलरेडी प्लेस करी हुई है, और अपना वीडियो पर रखिएगा। मैं मल्टीपल स्क्रीन पे आपका ऑरा स्कैनिंग कर रहा हूँ। मेरी आवाज आपको क्लियर है? आवाज में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? ओके जी। एस्ट्रोलॉजी में जब आप एंटर करते हैं तो आपके कईयों के प्रश्न हमारे पास ऑलरेडी मिल जाते हैं, और इस बार भी काफी सारे लोगों ने पूछा था कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो, रेकी, इनमें से शुरुआत कैसे करें। ये एक बेसिक ऐसा प्रश्न है जो कि बार बार हमसे पूछा जाता है, और सभी का इंटरेस्ट इस क्वेश्चन को जानने में होता है कि ये इतनी सारी ऑकल्ट साइंस है, शुरुआत कहां से करें। शुरुआत होती है मेडिटेशन से। मेडिटेशन के बाद में आप कोई भी एक हीलिंग की प्रैक्टिस कर लें, चाहे प्राणिक हीलिंग हो, रेकी हीलिंग हो, कोई सी भी हीलिंग हो, एनर्जी प्रैक्टिस एक कोई अपने साथ में एसोसिएट कर, उससे आपका ऑरा क्लेंजिंग, ऑरा लॉकिंग आपके पास आ जाएगा। इससे होता क्या है कि जब हम इन सभी ऑकल्ट साइंसेस के अंदर स्टडी करते हैं, तो कई बार हम ऑरा में एंटर करते हैं। जब हम कोई कुंडलिनी जागरण करते हैं, कहीं कोई कुंडली पढ़ते हैं, दोनों टाइम हम किसी के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, ऑरा के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। तो आपको अपनी कॉर्ड कटिंग रिलीज करना भी आना चाहिए। तो इसलिए स्टार्टिंग करते वक्त मेडिटेशन, उसके बाद कोई हीलिंग साइंस, उसके बाद आप यहां पर आ सकते हैं। मैं खुद भी पहले एक हीलिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके यहां पर आया, और यहां पर तो मैंने गणनाएं करनी सीखी, पत्री कैलकुलेट करनी सीखी। उससे पहले ऑरा स्कैनिंग से ये सब कुछ मुझे आता था, और हमने ट्राई करा, टेस्ट करा कि जैसे मैंने ऑरा स्कैनिंग करी किसी की लग्न, लग्नेश, ग्रहों के बारे में ऑरा स्कैनिंग से पहले आंसर खोजने का प्रयास करा। उसके बाद में फिर हमने चार्ट स्टडी करा। कई बार क्या होता है कि लोगों के चार्ट हमारे पास आते हैं, वो मान लीजिए अपनी डिटेल गलत दे रहे हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन गलत दे रहे हैं। अब आपको कैसे पता? तो जितनी भी हम रीडिंग करते हैं, आज भी पहले ऑरा स्कैनिंग से करते हैं, और जितनी भी रेमेडीज मैं बताता हूं वो ऑरा स्कैनिंग से मेजरली बताता हूं। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन भी हमारी होती है। ये जितने भी टूल्स हैं, ये आपकी सेंसेस को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं, कर्म को और समझने के लिए बनाए। कई लोग समझते हैं इस बात को कि एस्ट्रोलॉजी जो है एक रेमेडियल साइंस है, कि हम इस साइंस में आते हैं, रेमेडीज मिलती हैं, काम बन जाते हैं। महादेव ने इस साइंस की रचना करी है। इस विज्ञान की जो रचना है वो महादेव ने करी है, और वो शॉर्टकट्स वाले फॉर्मूला नहीं डिराइव करते। तो यहां पर शॉर्टकट नहीं होता, बट यहां पर आपको अपने कर्म समझने में बहुत सहायता मिलती है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा गूढ़ विषय है जिसपे आप जितना अध्ययन करें उतना ही कम होता है। लोग पूछते हैं कितने समय में एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। आने में तो ये 30 दिन के भीतर भीतर आपको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स, लग्न, ग्रह, भाव, और साथ में राशि, ये हमारे सिलेबस में हम कराते हैं, और ये पूरी पूरी आपकी समझ में आ जाती है। और जिसने इसे पकड़ लिया उसने सब कुछ पकड़ लिया विज्ञान में। हम जिस विज्ञान को लेकर चलेंगे वो है पराशर। यहां पर केपी भी होता है, नाड़ी भी होता है, बहुत सारी चीजें और भी होती है, पर हम पराशर सिद्धांत पे काम करते हैं। और ये जड़ है किसी का भी। पराशरी को सभी लोग फॉलो करते हैं, और हर किसी की जड़ में पराशरी मिलती है। आप में से कई लोगों ने प्रश्न पूछा कि हम कोई किताब पढ़ सकते हैं, कोई किताब ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। वृहत पराशर होराशास्त्र। वृहत पराशर होराशास्त्र क्लासिकल किताब है, पर थोड़ी मुश्किल है पढ़ने के लिए। समय के साथ में समझ में आती है, धीरे धीरे समझ में आती है। और साथ में फल दीपिका। कोर्स के अंदर हम और भी आपको डिस्क्रिप्शन में, नरेशन में बुक्स बताएंगे कि आपको ये बुक्स भी पढ़नी चाहिए। कई लोगों ने प्रश्न किया कि एस्ट्रोलॉजी से आंसर आसानी से निकल आते हैं, तो आंसर है कि नहीं। एस्ट्रोलॉजी का एनालिसिस करने के लिए
कई सिद्धांत हैं, और एक कुंडली के 7 लेयर्स होते हैं, जैसे 7 चक्र होते हैं, ऐसे 7 लेयर्स होते हैं। जो इंसान एस्ट्रोलॉजी को कहीं यूट्यूब से पढ़कर, किसी गुरु से पढ़कर केवल किताबी ज्ञान लेके बैठा है, वो 1 या 2 लेयर तक पेनिट्रेट कर सकता है, 1 या 2 लेयर तक ज्ञान ले सकता है। पर जिस इंसान को गहरा ज्ञान चाहिए, वो फिर इस साइंस के अंदर ध्यान के साथ उतरता है, मेडिटेशन के साथ उतरता है, और फिर वो काफी लेयर तक पेनिट्रेट कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी कर्म को समझने का एक विज्ञान है। मैं अभी आपसे नरेशन में बताऊंगा कि किस प्रकार से कर्म को समझते हैं, कुछ कुछ नॉलेज की चीजें यहाँ शेयर करेंगे। बाकी अभी मंडे ऑनवर्ड्स हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, मंडे से इस पे काफी सारी हम बातचीत करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे को हर भाव से अपनी लाइफ को देखना सिखाया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में 12 भाव होते हैं। हमारा पूरा जीवन 12 भावों में लिप्त होता है, इन 12 भावों में डिवाइडेड होता है। और 12 प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे भावों को वर्णित किया है, एक्सप्लेनेशन दिया है 12 फीचर्स का, 12 हाउसेस जिन्हें हम कहते हैं। 12 प्रकार जीवन जीने के, या 12 सिद्धांत, जिससे हर कोई अपने जन्म से मृत्यु तक जाता है। 12 भाव, 12 हाउसेस। अब 12 हाउसेस के अंदर आते हैं 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स को अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, 9 रस। जीवन जीने के रस होते हैं, 9 रस होते हैं जीवन जीने के। प्लैनेट्स को समझने के लिए एक टेक्निक और होती है कि यदि आप 9 ग्रहों को देखें, तो इसके अंदर आते हैं सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, शनि और राहु केतु। सुना होगा सबने मेरे ख्याल से, ये सब बातों के बारे में सुना होगा। अगर हम राहु केतु को अलग कर दें, तो हमारे 7 ग्रह होते हैं। ये हमारे 7 चक्रों से कनेक्टेड होते हैं। राहु जो होता है सिर के ऊपर विद्यमान होता है, और केतु हमारी पूंछ के नीचे। राहु केतु हमारे शीर्ष को और हमारे आधार को कंट्रोल करते हैं। और बीच में आते हैं 7 ग्रह, जो 7 चक्रों को कंट्रोल करते हैं। लिख लीजिए अपने पास में। बहुत लॉजिकल साइंस है ये। लोगों को लगता है होकस पोकस है, लोगों को लगता है बिल्कुल दम दम एक क्रिया है, इसमें क्या ही होता होगा, ये तो पत्रियां देखते फिरते हैं। जब मैं क्लासेस के अंदर इसका क्वांटम एनालिसिस करके दिखाता हूँ, या इसका एक साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन करके दिखाता हूँ, तो लोग बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं इतनी डीप विद्या है, इतनी गहरी साइंस है, इसके अंदर तुम कुछ भी जान सकते हैं। तो एक्चुअली में आप अपने होने का कारण समझेंगे, अपने पिछले जीवन में क्या करके आए थे वो कारण समझेंगे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी संतान, आपका व्यवसाय, इसका लॉजिक समझेंगे, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी और काम के लिए बने थे, बट आप कुछ और कर रहे हो लाइफ में। तो कैसे उस काम तक पहुंचे, कैसे कर्म को कंप्लीट करें, ये हमारे पास एस्ट्रोलॉजी का बेसिस होगा। कई बार लोग समझते हैं कि इसमें सिर्फ हम आ, कुछ प्रावधान कराते हैं, कुछ रेमेडीज कराते हैं, और एस्ट्रोलॉजर मेजरली रेमेडीज ही कराते हैं। जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो मेरी मेजर एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज जो होती है मंत्र पर आधारित होती है, ध्यान पर आधारित होती है, और एनर्जी हीलिंग पर आधारित होती है। ये आप चाहे खुद कर ले, चाहे किसी से करवा ले। ज्यादा रेमेडीज भी करनी हो तो वो भी तरीके हैं पास में, पर एक बेसिक तरीका इसमें रेमेडी का होता है कि आपने अपने कर्म को बैलेंस करना है, और उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक बार हम जरा 12 भावों को पढ़ते हैं, एक 12 भावों का दृष्टिकोण देख लेते हैं कि 12 भाव किस बारे में बात करते हैं, और उससे हमें क्या मिलता है। अपने कॉपी के ऊपर ये आप डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का एक डिटेलिंग है।
एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में पढ़ते हुए ये हमारा फर्स्ट हाउस, ये हमारा सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। ये 12 भाव होते हैं, जैसे 12 घड़ी के खाने होते हैं, 12 घंटे हमारी घड़ी दिखाती है, वैसे ही बिल्कुल उसी सिद्धांत पर हमारे जीवन का एक चक्र चलता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी रेगुलर लाइफ में आप नहीं करते। आपको पता है दिन 24 घंटे का होता है, 12-12 भाव के दो पक्ष हम देखते हैं, एक सुबह का, एक शाम का, और बिल्कुल इसी आधार पर बनती है। हम करिकुलम के अंदर ये समझाते भी हैं कि किस प्रकार से इसे और रीड करना होता है। अभी मैं एक बेसिक व्यू दिखा रहा हूं आपको। धरती जो है वो घूमती है वेस्ट से लेके ईस्ट, अर्थ की मूवमेंट है। और सूर्य जो घूमता है, सन, ईस्ट टू वेस्ट। हमारी जो जन्मपत्री है वो भी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, धरती के घूमने के सिद्धांत पर। जैसे धरती घूमती है वैसे ही हमारे जीवन चक्र चलता है, वैसे ही हमारा ग्रह चक्र हम लेके चलते हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि इसका कोई लॉजिक है, ये सिद्धांत कहीं अप्लाई भी होता है? तो हाँ, इसका लॉजिक है, और बहुत ज्यादा लॉजिक है। ये आपके सूर्य की, चंद्र की समय की गणनाओं से लिया जाता है, और आपके सन को, मून को हम यहां बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। लिख लीजिए अपने पास में। हाँ, मेरे जितने भी कोर्सेज होते हैं, करिकुलम होते हैं, उसमें एक मेन प्रिंसिपल है कि मुंह सड़ा हुआ नहीं बनना किसी ने। जितने मेरे स्टूडेंट्स पुराने वाले हैं वो ये जानते हैं, जितने पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मुंह सड़ा हुआ बनाना है तो कोई भी विद्या आपके काम नहीं आएगी। काम में सीरियसनेस रखें, मुंह पर नहीं। मुंह सीरियस वाले को इंसान कहता है कि आईसीयू में भेजना पड़ता है, वहां बहुत सीरियस लोग आते हैं, डॉक्टर भी कहता है हाँ ये बहुत सीरियस है। लाइफ में सीरियस मुंह नहीं बनाना, कर्म को सीरियसनेस में लेंगे, वहां पे काम करेंगे, मुंह को ठीक रखेंगे आप। ओके। तो हमारे पास, हमारे कुंडली में, चार्ट में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कितने हाउसेस बने? 12। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा डाटा होता है इसके। एस्ट्रोलॉजी जिन्हें आती है, 4 ट्राइन्स पे बेस्ड है पूरा चार्ट। जिन्हें नहीं आती है आगे सीख लेंगे। 4 त्रिकोण पर बेस्ड है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लिख लीजिए सब सब लोग। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और धर्म के सामने लिखिए अग्नि, अर्थ के सामने पृथ्वी, काम के सामने वायु, और मोक्ष के सामने जल। जब पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा कि ये फिलॉसफी क्या होती है। ये एक्चुअल में बहुत बड़ी फिलॉसफी है। आपके लग्न में क्या है, आपके लग्न में कौन से नंबर की राशि है, उसका लॉर्ड कौन है, वहां से आप देख सकते हैं कि मुझे इस जन्म में धार्मिक कार्य करने चाहिए, आर्थिक कार्य करने चाहिए, या मोक्ष के रास्ते पे निकलना चाहिए, या केवल अपने बारे में सोचना चाहिए। किसी से शत्रुता मोल लूं तो क्या मेरा कार्मिक क्लियरेंस होगा या कार्मिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा? यदि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं तो मेरा यही पर्पस ऑफ लिविंग है, या मैं ना नुकसान पहुंचाऊं, बेटरमेंट दूं, तो मेरा ये पर्पस ऑफ लिविंग है। चार्ट के अंदर बहुत सारी फिलॉसफीज होती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। हम हर तरीके से चार्ट को इवेल्युएट करते हैं कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको कहूं कि कहीं एस्केलेटर, आपने मॉल में देखो ना, एस्केलेटर होता है, स्वतः चलने वाली सीढ़ियां होती हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। आप अगर एस्केलेटर पे उल्टी दिशा में चलेंगे तो क्या होगा? आप गिर जाएंगे, या आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। एस्केलेटर पे चलते हुए यदि एस्केलेटर के साथ साथ चलते हैं तो आपकी स्पीड अच्छी गवर्न होती है।
इंसान यदि अपने कर्म को समझ लेता है तो लाइफ थोड़ी एस्केलेट हो जाती है। कई बार आप जॉब कर रहे होते हैं, जिंदगी जी रहे होते हैं, पर आपको पता नहीं होता किस सिद्धांत पर लाइफ जीनी है, तो लाइफ थोड़ी फ्रिक्शन लेती है। आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इन सब चीजों से, इन मैथमेटिक्स से आपको यह समझ में आता है कि मेरी लाइफ कैसे और एस्केलेट होती है। अब कई लोग कहते हैं ये साइंस केवल मूर्खों के लिए, कई लोगों को सुना मैंने बोलते हुए ये साइंस केवल ऐसे लोगों के अंधविश्वास फैलाते हैं। अगर ऐसी बात होती तो जितने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं ना, वो भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन करते हैं। बड़े बड़े नेता, राजनेता, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपने काम से पहले एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन देते हैं। इंडियन आर्मी के पास भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, नासा के साइंटिस्ट के पास भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और वहां से रिकमेंडेशन लेकर सही टाइम पर सही इवेंट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी टाइम को बताती है कि सही समय क्या है। आप कोई भी काम कर सकते हैं, बट क्या वो सही समय पर है या नहीं है, बस ये है एस्ट्रोलॉजी का फिलॉसफी। आपने कार्य करना है, कभी भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कहूं आपको कि पूरे दिन भूखे रखे, शाम को ब्रेकफास्ट करते हैं, सुनने में कैसा लगेगा? बहुत अचरज होगा कि यार ये तो टाइम ब्रेकफास्ट का है ही नहीं, इस वक्त तो कुछ ऐसा खाना चाहिए जो कि डिनर में खाते हैं। एस्ट्रोलॉजी से हम यही समझ सकते हैं कि आप किस समय पर क्या कार्य कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। लोग सफल कब नहीं होते? जब वो गलत समय पर गलत कार्य करते हैं या गलत ऊर्जा के साथ में गलत कार्य करते हैं। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे। सही समय पर सही कार्य करना बहुत अनिवार्य है, और सही ऊर्जा के साथ में, तभी रिजल्ट आपके अनुकूल आएंगे, फेवरेबल रिजल्ट्स आएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी हमारे पास में रिजल्ट्स को फेवरेबल डायरेक्शन की तरफ ले जाने के लिए एक सिद्धांत है कि आपके कर्म को आप फेवरेबल कैसे बना सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि हर इंसान लाइफ में सक्सेस शॉर्टकट से पाले। कई लोगों के कर्म मिले होते हैं उन्हें पूर्व जन्म से या पेरेंट्स से, सक्सेस मिली होती है, बट वो भी एक दिन एग्जॉस्ट हो जाती, खत्म हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी वो मार्ग है जो आपको दिशा दिखाता है कि आप उस लक को भी अवेल कीजिए और साथ ही साथ में अपना हार्डवर्क भी जोड़ लीजिए। मान लीजिए अभी आप मेहनत करते हैं 90%, अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे, शायद 60% एफर्ट, 40% एफर्ट में उतने ही रिजल्ट आ जाएंगे, और आप अपना 100% पोटेंशियल किसी सही जगह पे लगा पाएंगे। तो आपका लग्न, लग्नेश ये बता देता है कि आपकी इस लाइफ की पहली पॉसिबिलिटी क्या है, आपको क्या करना है जिंदगी में, आप कैसे बनेंगे। एक बार देखते हैं लग्न क्या होता है। जहां पर ये नंबर 1 लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं लग्न। ये है हमारा लग्न, असेंडेंट। हमारे पास नॉर्थ इंडियन चार्ट में जो भाव होते हैं या हाउसेस होते हैं, वो फिक्स होते हैं। जो हमारी राशि होती है वो मूव करती है। राशि मूव करती है, हाउसेस या भाव फिक्स होते हैं। साउथ इंडियन चार्ट के अंदर राशियां फिक्स होती हैं, भाव मूव करते हैं। आप ऐसे कई लोगों ने कंसेप्ट समझे कि भाव चलित, तो भाव चलित होगा ही कब? जब भाव मूव करेगा तो चलित होगा। कई ये सारी अप्रोचेस के पीछे वन ऑफ द अप्रोचेस दिस। जिनको नहीं पता वो ये सुनेंगे कि नॉर्थ इंडियन चार्ट जो मैंने अभी बनाया, उसके अंदर भाव फिक्स रहते हैं, राशियां मूव करती हैं। मैंने एक नंबर में लग्न बना रखा था। हो सकता है यहां पर 5 नंबर हो सकता है यहां पर 7 नंबर हो सकता है यहां पर 12 नंबर हो। 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। राशियां बदलती रहती है, हर 2 घंटे में राशि बदल जाती है। ध्यान से सुनिए, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और राशियां कितनी हैं? 12। तो हर 2 घंटे में लग्न या किसी जगह पर
राशि परिवर्तन हो जाता है। लिख लीजिए इस बात को। तो आप अगर देखें कि 10 बजे कोई भी इंसान पैदा हुआ है, उसका 8 नंबर लगन था। तो 12 बजे कोई पैदा हुआ है तो उसका लगन कितना नंबर का होगा? 9 नंबर का। 2 घंटे बाद लगन परिवर्तित हो जाएगा। अभी मैंने यहां पर एक चार्ट बनाया है, एक नंबर का चार्ट, इसे बोलते हैं एक नंबर का चार्ट या मेष राशि का चार्ट। अब यहां पर 2 नंबर भी हो सकता है एक की जगह पर, 3 नंबर भी हो सकता है, 4 नंबर भी हो सकता है, और 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। इनका मीनिंग क्या होता है, इनका डीपर एनालिसिस कैसे करते हैं, ये हमारे करिकुलम में पूरा पूरा बताएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी यदि लग्न आपका किसी नंबर का है। चार्ट में 4 चीजों का ध्यान आपने हमेशा रखना है रीडिंग करते हुए। एक आएगा लग्न, लग्नेश, सूर्य, चंद्र। लग्न, लग्नेश, सन, मून, ये 4 चीजें प्राइम लेवल पे पढ़ी जाती है किसी चार्ट में, किसी भी पर्सनैलिटी को समझने की। अभी हम बात कर रहे हैं लग्न की। लग्न को इंग्लिश में कहते हैं असेंडेंट। असेंडेंट। अगर लग्न में आपके 1 नंबर है तो क्या लग्न है आपका? मेष लग्न, एरीज लग्न। 12 राशियां, आइडिया होगा मेरे ख्याल से। 12 राशियां सुनी होगी ना, 12 राशियां होती हैं। ऐसा मैं मान लेता हूं, 12 राशियां सुनी होगी। नहीं सुनी होगी, आगे जाके बहुत सुन। प्लैनेट का नंबर ऑफ राशि से बहुत गहरा रिलेशन। अभी मैं आपको इसके ऊपर लेके चलूंगा कि कौन सा प्लैनेट किस राशि के साथ जुड़ा होता है। एक छोटी सी नरेशन आपको इस बात की देते हैं। मैंने यहां शॉर्ट फॉर्म लिखी है, एब्रीवेशन लिखी है, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं इस बात का। पहले अपने पास में 1 से लेके 6 तक और 7 से लेके 12 तक ऐसे ही कॉलम बना ले। 1 से लेके 6 तक और 7 से लेके 12 तक ऐसे ही कॉलम अपने पास बनाते। 1 नंबर से शुरुआत करते हैं लिखने की। 1 नंबर पे लिखेंगे एरीज, मेष। एरीज या मेष, 1 नंबर पे। हम राशियों के नाम पढ़ रहे हैं सर। 1 नंबर राशि को क्या बोलते हैं? एरीज या मेष। लिख लिया सबने? एरीज या मेष। 2 नंबर राशि को बोलते हैं टॉरस या वृषभ। वृष या वृषभ। 2 नंबर में लिखें टॉरस, वृष या वृषभ। 3 नंबर में लिखेंगे हम जेमिनाई या मिथुन। कई लोग गलती से जैमिनी बोल देते हैं। जैमिनी एक एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है पढ़ने का, इसे जेमिनी नहीं बोलते, इसे जेमिनाई बोलते हैं। और मिथुन हिंदी में बोलते हैं। 4 नंबर कैंसेरियन, कर्क। शाबाश। कैंसेरियन, कर्क।
कैंसर कहते हैं इसे। कई लोग कैंसर बोलना चाहते नहीं, तो इसलिए हम कैंसेरियन बोल देते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता कैंसर बोल के। 5 नंबर लियो या सिंह। 5 नंबर लियो या सिंह। 6 नंबर वर्गो या कन्या। 6 नंबर वर्गो या कन्या। 7 नंबर तुला या लिब्रा। 7 नंबर तुला या लिब्रा। और 8 नंबर वृश्चिक या स्कॉर्पियो। 8 नंबर वृश्चिक या स्कॉर्पियो। क्लियर। 9 नंबर धनु या सेजिटेरियस। 9 नंबर धनु या सेजिटेरियस। 10 नंबर मकर या कैप्रिकॉर्नस, या कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं इसे। मकर या कैप्रिकॉर्न। 11 नंबर कुंभ या एक्वेरियस। 11 नंबर कुंभ या एक्वेरियस। और 12 नंबर पाइसेस या मीन। पाइसियन कहते हैं या पाइसेस कहते हैं, और मीन बोलते हैं। डन। ये 12 राशियां हैं। अब दोबारा से मैं वो चार्ट दिखाता हूं जो मैंने अभी बनाया था। 1 नंबर या एरीज के सामने लिखिए मार्स। MA मतलब मार्स। 2 नंबर के सामने वीनस या VE। VE या वीनस। 3 नंबर के सामने लिखेंगे मरकरी या ME। 4 नंबर के सामने लिखेंगे मून या MO। 5 नंबर में लिखेंगे सन या SU। 5 नंबर में सन या SU। और 6 नंबर में फिर से मरकरी या ME। 7 नंबर में वीनस VE फिर से। वीनस या VE फिर से। 8 नंबर में मार्स या MA। 9 नंबर में जुपिटर या JU। 9 नंबर में जुपिटर या JU। और 10 नंबर में सैटर्न या SA। सैटर्न या SA। 11 में फिर से सैटर्न या SA। और 12 के अंदर फिर से JU या जुपिटर। अगर समझने का प्रयास करें तो 1 नंबर और 8 नंबर का लॉर्ड है, स्वामी है मार्स या मंगल। 2 नंबर का
और 7 नंबर का लॉर्ड है वीनस या शुक्र। 3 नंबर और 6 नंबर का स्वामी या लॉर्ड है मरकरी। 4 नंबर का लॉर्ड मून। 5 नंबर का लॉर्ड सन। और इसके बाद में 9 नंबर और 12 नंबर का लॉर्ड है जुपिटर। और 10 नंबर का और 11 नंबर का लॉर्ड है सैटर्न या एस। अपने पास में लिख लीजिए, ये काम आएगा काफी। मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे अब इसको लेके कि मार्स के पास में 1 और 8 क्यों, वीनस के पास में 2 और 7 क्यों, मरकरी के पास 3 और 6 क्यों, मून और सन के पास एक एक राशियां और वो भी 4 और 5 क्यों। ये सभी उत्तर अभी करिकुलम के अंदर आपको देंगे। ये सब बातों के रीजन है कि ऐसा क्यों हुआ कि इस मून को कर्क राशि दी गई, 4 नंबर राशि। ऐसा क्यों हुआ कि सन को 5 नंबर राशि दी गई, क्या करेक्टर थे इनके ऐसे। तो ये सब बातों का लॉजिक होता है, इन सब बातों का आंसर होता है। एक समझने का एक सिद्धांत और भी आता है। अब ये आगे जाकर वैसे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा इस बात का कि सन और मून आपकी दो आंखें होती हैं। यहां के एक तरफ हमारे पास होता है मार्स, वीनस, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न। और ऐसा ही बिल्कुल इमेज इस तरफ बन जाता है। ये मैं पढ़ाते हुए बताऊंगा आपको कि ये सिद्धांत कैसे होता है। पूरा चार्ट इसी आधार पे बनाया गया है। प्लैनेट का रिपीटिशन भी इसी आधार पे हुआ है। आप अगर चार्ट का अध्ययन करेंगे तो एक रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको कि चार्ट का एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, और उसमें रिफ्लेक्शन दिखता है। प्लैनेट एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये पढ़ते हुए बहुत सारी बातों के उत्तर हम देंगे आपको। अभी के लिए अगर मैं दोबारा कुछ आपको मेंशन करूं तो ये देखिए, एक चार्ट बना लेते हैं। और ये चार्ट है हमारे पास 1 नंबर का। इस चार्ट को हम बोलते हैं काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली। ये चार्ट किसका है? काल पुरुष का। महाविष्णु का नाम होता है काल पुरुष, जिन्हें हम वसुदेव रूप में पूजते हैं। पहली कुंडली उन्हीं को समर्पित करी गई है और पहली कुंडली में उन्हीं का ही हम कहते हैं ऊर्जा स्रोत जुड़ा होता है, उनकी एनर्जी एसेंस जुड़ी होती है। तो ये काल पुरुष कुंडली कहलाती है, 1 नंबर कुंडली कहलाती है। अब अगर मैं आपको वो जो लिस्ट हमने बनाई उसे यहां फिल करके दिखाऊं तो यहां आता है मार्स, यहां वीनस, यहां मरकरी, यहां मून, यहां सन, यहां फिर मरकरी, यहां फिर वीनस, इधर मार्स, यहां जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, जुपिटर। ये सभी बातें हम लोग बार बार समझेंगे कि ये क्यों इस जगह पर लिखे गए हैं। अभी के लिए फोटो लेना चाहे फोटो ले सकते हैं, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। वैसे जितनी बार पत्री बनाएंगे उतना अच्छा है आपके हाथों के लिए। स्पीड से पत्री बनाइए और इसमें ये ग्रह भर लीजिए। ये साइंस बहुत लॉजिकल है। इस साइंस की हर एक बात का एक रीजन होता है। ऐसा हो सकता है किसी को इसके रीजन पता हो या ना पता हो,
पर इस साइंस के हर बात का एक लॉजिक है, एक रीजन है। नोट डाउन कर लिया सबने? पत्री डन? जल्दी स्पीड से फिनिश कर लीजिए। हर किसी व्यक्ति को ना अपनी स्ट्रेंथ कुछ तो अंदाजे में पता होती है कि मेरे अंदर ये पॉसिबिलिटी है, और कई बार उसे अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा भी नहीं होता कि मेरे अंदर और क्या पॉसिबिलिटी है। चार्ट के अंडरस्टैंडिंग से, चार्ट की नॉलेज से हम आपके अंदर की और पॉसिबिलिटी समझ सकते हैं। केवल फ्यूचर ही नहीं, आप क्या थे, क्या हो, और क्या बनोगे, ये सब उत्तर लिख लीजिए अपने पास में। हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। किस ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, कौन सा कर्म है जो हमारे अहंकार को बढ़ाएगा, कौन सा कर्म है जो अहंकार को घटाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो, अहंकार एक ऐसी चीज है जो टॉमी की तरह साथ में रखना होता है। टॉमी की तरह साथ में कब रखना होता है? कि कभी जरूरत पड़ी तो टॉमी शू, पर इसे हर वक्त अपनी छाती से नहीं लगाना होता। ये काम आता है डिफेंस और ऑफेंस के। कलयुग है, अहंकार भी रखना जरूरी है, काम आएगा, पर हर वक्त नहीं, अपनों पर नहीं, वहां पर जहां कोई दिक्कत हो या जरूरत। इस कुंडली की जानकारी से हम समझ लेते हैं क्या गलती हुई थी हमसे या हमारे पितरों से। जैसे पितृपक्ष चल रहा है अभी, घर में पितृदोष है कि नहीं? कई बार पंडित जी बोल देते हैं पितृदोष है, आंशिक भी नहीं होता। मांगलिक हैं, आंशिक भी नहीं होते। काल सर्प है, किस प्रकार का काल सर्प है, और काल सर्प होता भी है नहीं होता। सुनी सुनाई बातों पे इलाज करा लेते हैं, उज्जैन जाके, कहीं साउथ इंडिया में, कहीं नॉर्थ इंडिया में, कहीं ना कहीं गुजरा जाके इलाज करा के आते हैं। कहते हैं सर हम सिद्धवट चले गए थे, हमने वहां पेड़ के नीचे समाधि लेकर ध्यान किया था कुछ दिनों तक, पर इलाज कुछ नहीं हुआ। कई लाख रुपए खर्च कर दिए, इलाज कुछ नहीं हुआ। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस ऐसे रेमेडियल साइंस कभी नहीं थी, ये रेमेडीज बाद में ऐड करी गई है। और जो आज मैक्सिमम आप रेमेडी सुनते हैं, वो रेमेडी लाल किताब से ली गई है, ये लिख लीजिएगा प्लीज। मैक्सिमम रेमेडी पराशरी सिस्टम में नहीं थी, ये बाद में लाल किताब से ऐड करी गई। कई बार हमारे पास भी लोग लेके आते हैं लाल किताब वाली रेमेडीज, कहते हैं सर हमें किसी पराशरी सिद्ध व्यक्ति ने बताया था इस रेमेडी के बारे में, और पूरी पूरी लाल किताब से लिखी गई। लाल किताब भी एक एस्ट्रोलॉजी की किताब है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि क्या होती है। काली किताब भी होती है, लाल किताब भी होती है, ये दोनों आप सुनेंगे। और अगर इस चलन में चलते हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिस्से में आते हैं, खुद पढ़ते हैं, तो ये नाम आप सुनते जाएंगे बहुत सारी लगेंगे। एस्ट्रोलॉजी का बेसिस मजबूत कर लेना। प्रिडिक्शन हर कोई ऐरा गैरा कर सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुन के चलना। किसी की जिंदगी की 10% भी प्रिडिक्शन कर दोगे ना, सामने वाला आपको भगवान मान लेगा। और 10 से लेके 50% तक की प्रिडिक्शन कोई भी कर सकता है, नॉर्मल ऑरा स्कैनिंग से या मेंटलिज्म से। उसके आगे की कहानी जो होती है ना, वो एस्ट्रोलॉजी में आती है। आप अगर सिंपल ऑरा स्कैनिंग समझ लोगे ना, तो भी किसी की 30 से लेकर 40% प्रिडिक्शन बिगिनर लेवल पे कर सकते हो। आगे जाके तो बहुत सारी प्रिडिक्शन आती है। कई बार क्या होता है, क्लाइंट ने मुझे डिटेल गलत दी, मैंने क्लाइंट का एक बार डेट ऑफ बर्थ देखा, टाइम ऑफ बर्थ देखा, प्लेस ऑफ बर्थ देखा, मुझे लगा ये तो सही नहीं है। मैंने एनर्जी गाइडेंस ली, जो रेमेडीज आई दे दी। क्लाइंट ने बाद में एक हफ्ते बाद बोला गलती से मैंने आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ गलत बता दिया था। मेरे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं, और डेली के कम से कम 2-3 केस ऐसे आते हैं जो अपनी ही डिटेल गलत बताते हैं मुझे।
मैंने कहा बेटा उम्र छोटी करके क्या करोगे इतनी? और किसी किसी ने तो बड़ी बताई थी उम्र, पता नहीं किसकी, अपने फादर का ईयर ऑफ बर्थ लिखवा दिया अपने डिटेल में। अगर मैं केवल कुंडली के आधार पर बैठा था, सारी प्रिडिक्शन गलत होती, पर सारी प्रिडिक्शन वर्बैटिम सही निकली थी। और आगे भी मैंने बोला कि प्रिडिक्शन सही है, चार्ट दोबारा बन जाएगा, क्योंकि मैंने ऑरा स्कैनिंग से पहले प्रिडिक्शन दी और मैंने ऑरा से सारी जानकारी ली। तो जितने लोग एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑरा को मजबूत करना और ऑरा को समझने का प्रयास करना, ध्यान कर लेना, मेडिटेशन कर लेना, काम आएगा। आप चाहे एस्ट्रोलॉजी की कितनी प्रिडिक्शन कर रहे हो, कितने टाइम से कर रहे हो, इसमें कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं कि आपको कोई प्रिडिक्शन निकाल देगा, टैरो कोई खोल देगा, प्रिडिक्शन आ जाती है। और लोग, मैंने बताया आपको, 10 से 15% भी किसी के बारे में बता दोगे ना, आपको भगवान मान लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये भी बहुत बड़ी कला होती होगी। जितने भी हीलर्स बैठे हो, आपको बताएं, एक चीज होती है मेंटलिज्म और एक चीज होती है इंट्यूशन। लिख लीजिए अपने पास में, मेंटलिज्म और इंट्यूशन। ये कला मेंटलिज्म की नहीं है, ये कला इंट्यूशन की है। मेंटलिज्म होता है मैंने आपका हाव भाव देखा, आपका चाल चलन देखा, रंग रूप देखा, कुछ देखकर ऐसे ही अंदाजा लगाया या कुछ कैलकुलेशन करके बता दिया। और मेंटलिज्म के अलावा इंट्यूशन क्या होती है? इंट्यूशन वो होती है, मुझे ना आपका नाम पता, ना आपकी डेट पता, आप अपने बारे में मन में सोचो या किसी के बारे में मन में सोचो, मैं उस प्रश्न का भी उत्तर दे दूंगा। इसे इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन के लिए आंख नाक कान भी खराब हो जाएंगे ना, तो भी इंट्यूशन दे पाओगे। जब किसी को सुन भी नहीं पाओगे तो भी इंट्यूशन दे पाओगे। मेंटलिज्म के लिए सब कुछ साबुत होना जरूरी है, सारी इंद्रियां साबुत होनी जरूरी है। लिख लेना अपने पास में, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग मेंटलिज्म पे काम कर रहे हैं, मैक्सिमम रेमेडीज मेंटलिज्म पे चल रही हैं, और लोग बड़े प्रभावित होते हैं, वाह क्या प्रोडिक्शन करी है, प्रिडिक्शन ऐसी तैसी करिए, 20% देरी करिए उसके आगे तो असली काम था। आप ये सब विद्या खुद सीखकर खुद अप्लाई करना, क्योंकि मार्केट में जितने मुंह उतनी बातें। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी भी बात को एप्लीकेशन बेस पर करके चलो, अप्लाई करो, देखो सही है कि गलत है। और मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर मीठे मीठे होकर ठग रहे हैं, मैक्सिमम गुरु आज की तारीख में मीठे मीठे होकर ठग रहे हैं कि कोई बात नहीं काट लेते हैं, क्लाइंट आना जरूरी है, कल भी आना जरूरी है। जबकि है क्या, कि अगर विद्या सही हुई तो आज भी आएगा, कल भी आएगा, आगे भी आएगा। हो सकता है थोड़ा सही बोल रहे हो, थोड़ा खराब बोल रहे हो, कानों को थोड़ा प्रिय कम हो रहा हो, पर आगे जाके फायदा होगा। एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाओ, डॉक्टर के पास जब जाओ, तो उससे मीठा मत सुनना, टीचर के पास जब जाओ तो उससे मीठा मत सुनना। और जो टीचर डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर मीठा मीठा बोल रहा है, व्यापारी है, ब्राह्मण नहीं है। ये ब्रह्म विद्या है, आप में से जो भी इसे पढ़ेगा वो ब्रह्म अण से जुड़ जाएगा, उसके अंदर का ब्राह्मण तत्व जाग जाएगा। आप किसी भी धर्म से हो सकते हो, इस विद्या के साथ जब जुड़ोगे तो आपके अंदर वो करेक्टर एक्टिवेट अपने आप हो जाएगा। आपकी सुबह 3 बजे आंख भी खुलनी शुरू हो जाएगी, आपका ध्यान भी गहरा हो जाएगा, क्योंकि जब काम आएगा, टाइम आएगा, तो आप अपना फेस भी गेन कर लोगे। और ये सबके साथ होता है। जिसके निमित्त ये विद्या नहीं होती, वो जिंदगी भर प्रयास करता रहे, वो इस विद्या के साथ नहीं जुड़ पाता। आपको लगे कि आपको मेहनत वाली विद्या करनी है प्रैक्टिस, तो आप करना। आप में से कई लोगों ने पूछा कि सर आप क्या नोट्स प्रोवाइड करते हैं? हाँ, नोट्स भी होते हैं और वीडियो सेशंस के वीडियो भी आपको प्रोवाइड होते हैं, और साथ में मिलते हैं मेरे नोट्स के 1200 पेजेस। जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, सबके चेहरे पे एक मुस्कान सी आ गई है, क्योंकि अभी तक भी इन्होंने मेरे 1200 के 1200 पेज पढ़े नहीं है। उन नोट्स के अंदर 7 से 8 एस्ट्रोलॉजिकल किताबें हैं, क्लासिकल बुक्स भी हैं, और उसके अलावा भी चीजें हैं, प्लस मेरी जो अपनी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आपको अलग से लिखवाता हूं नोट्स की फॉर्म में। हाँ सॉरी, मेरी टीम ने बताया 1400 पेजेस हैं रिसेंट में, सॉरी 1400 पेज अभी रिसेंट। और उसके अलावा जो मेरी और नोट्स लिखवाए गए होंगे, वो काम आएंगे आपके। प्रिडिक्शन जानने से पहले ग्रहों से जानकारी जरूरी है, भाव से जानकारी जरूरी है। एक छोटी सी बात करते हैं, सन। सबने सुना है सन के बारे में, सूर्य के बारे में, कि सूर्य ऊर्जा को दिखाता है, पिता को, आपके अंदर की ची, इस
एनर्जी के ओरिजिन को दिखाता है, एनर्जी के बनने को, एनर्जी के घूमने को दिखाता है। अब जिसके पास में सूर्य मजबूत है चार्ट में, एनर्जी अच्छी रहेगी। ये एक तरीका होता है हर प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में अपने पॉइंट को जोड़ने का। एस्ट्रोलॉजी में हम डिग्रीज की बात करते हैं, मैंने सन के एग्जांपल लिया। मान लो किसी का सन 1 डिग्री का है और किसी का सन 30 डिग्री का है या 29 डिग्री का है, 30 पे तो नेक्स्ट राशि पहुंच, किसी का सन 15 डिग्री का है। अब ये 3 फेज की 3 अलग अलग प्रिडिक्शन होती हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट्स को डिग्री के आधार पर नापते हैं। आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में से ज्यादा एक्यूरेट क्या होती है। ये इंसान के अपने ऊपर होता है, वो प्रिडिक्शन किस लेवल तक कर सकता है। एक्यूरेट दोनों ही है, बट वहां पर हम टाइम की बात कम करते हैं, डिग्रीज की बात नहीं करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी आसान लगती है नहीं, है वो भी इतनी कॉम्प्लेक्स। और मजे की बात, अगर आप न्यूमरोलॉजी से किसी की प्रिडिक्शन लो, एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन लो, पामिस्ट्री से प्रिडिक्शन लो, टैरो से प्रिडिक्शन लो, आंसर एक ही आएगा। पिछले साल रेकी रिट्रीट में जब हम ऋषिकेश में थे, तो एक बार क्लास के उपरांत, क्लास के खत्म होने के बाद में इन लोगों ने मुझे कहा कि सर एक बार हम प्रिडिक्शन करके देखें। एनर्जी से प्रिडिक्शन करते हैं, टैरो से प्रिडिक्शन करते हैं। तो टैरो के बहुत सारे डेक लाए थे, कोई गणेश टैरो, काली टैरो, भगवत गीता टैरो, राइडर वेड, ओशो जेन, ऐसे बहुत सारे टैरो लेके आए थे। मैंने इनको टैरो के डेक को हाथ में लेकर इनके प्रश्न से पहले बताया कि आपका प्रश्न का उत्तर चौथे कार्ड में है। आप जो भी प्रश्न बोलोगे उसका उत्तर यहां पर है, पहले से ही प्रेजेंट है। और सभी डेक के अंदर मैंने काम करके दिखाया, इनके जो भी प्रश्न के उत्तर थे सटीक उत्तर आए। ऐसे ही हम एस्ट्रोलॉजी से भी ट्राई करते हैं, ऐसे हम एस्ट्रोलॉजी से भी कैलकुलेशन करते हैं और बहुत गजब कैलकुलेशन होती है। इस विद्या पर काम करना जरूरी है क्योंकि गहरी विद्या है। ध्यान करना जरूरी है क्योंकि ये ध्यान के बगैर हो नहीं सकती। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कभी कभी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी डिफिकल्ट है, थोड़ी वास्ट है। नहीं, ऐसा है नहीं, देखने में ऐसा लगता है। पर आपको एस्ट्रोलॉजी को कम से कम 2 साल देने पड़ते हैं मजबूत करने के लिए। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एस्ट्रोलॉजी अगर मजबूत करनी है किसी ने, तो कम से कम 2 साल तक का अध्ययन रिक्वायर्ड है। प्रिडिक्शन कब करनी शुरू करोगे? 15-20 दिन के अंदर। ये फैक्ट है, यहां पर लोग बैठे मेरे एस्ट्रोलॉजिकल बैचेस में रहे हैं, 15-20 दिन के बाद में प्रिडिक्शन आ जाती है। बट एस्ट्रोलॉजी मजबूत करने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 2 साल। क्योंकि पहले साल में तो आप इससे फैमिलियर होते हो, आपको समझ में आना शुरू होता है क्या रही है। अगले साल से फिर आप उसके मीनिंग ड्रॉ करना शुरू करते हो। ये टाइम लगता है। और ऐसा हो सकता है कोई ज्यादा मेहनत करे तो 2 साल के उसे 1 साल लग जाए, या 1 साल के उसे 6 महीने लग जाए। ये हर किसी की मेहनत पे है, पर आइडियली 2 साल लगते हैं इस काम को, पूरे विद्या को प्रैक्टिस करने के लिए। लग्न, लग्नेश, सूर्य और चंद्र, ये 4 चीजें हैं। अगर आपको प्रिडिक्शन सीखनी है, इन 4 पर फोकस करना। शुरुआती तौर पर इन्हीं से ही मैक्सिमम रिजल्ट निकलते हैं। आपके लग्न में क्या नंबर है, कौन सी राशि है, और उसका लॉर्ड क्या लग्न में बैठा है या कहीं और गया है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका नंबर है 6 नंबर का लग्न है, और आपका जो लग्नेश है वो यहां बना मरकरी, और मरकरी बैठा हुआ है 10th। लग्न में ना होके मरकरी 10th में बैठा हुआ है, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो
यहां से भी कैलकुलेट करेंगे और यहां से भी कैलकुलेट। इसे कहते हैं लग्न और लग्नेश की कंसेप्ट, कि लग्न किस नंबर का है और क्या लग्नेश, लग्न लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड वहीं बैठा है जहां उसे बैठना चाहिए या किसी और पोजीशन पे चला गया। आपकी पर्सनालिटी के उससे लेयर्स पता लगते हैं कि आप प्राइमरी लेवल पे कैसे इंसान हो, आप सेकेंडरी लेवल पे कैसे इंसान हो, आप टर्शियरी लेवल पे कैसे इंसान हो। आप मेरे सामने बैठकर सच बोल रहे हो या झूठ, बहुत जल्दी पता लग जाता है। चेहरे पर मीठे तो सभी होते हैं ना। जब आपसे कोई कुछ लेने आएगा तो गुड़ लेकर ही आएगा ना, नमक थोड़ी लेकर आएगा। गुरुजी गुरुजी, गुरु माता सभी करेंगे ना। पर कितना गुरुजी चल रहा है, कितना गुरु माता चल रहा है, ये हमें चार्ट से पता लग जाता है। और मैं बहुत बार बोलता हूं, लोग झूठ बोलते हैं, चार्ट झूठ नहीं बोलता, चार्ट सच बोलता। और जितने ही बैचेस में मैंने पढ़ाया है, आप वहां पर समझ चुके होंगे, चार्ट एनालिसिस से हमें सत्य सामने आ जाता है किसी भी बात का। जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो एक कुंडली बनती है, जैसे हम कहते हैं प्रश्न कुंडली। आपके प्रश्न के लिए कुंडली बनाते हैं। जैसे आपका जन्म हुआ, ऐसे हमने प्रश्न का जन्म देखा, कितने समय पे हुआ, किस स्थान पे हुआ, कुंडली बना ली, प्रश्न कुंडली कहते हैं उसे। अब प्रश्न कुंडली से मैं आपके प्रश्न की रियलिटी जान जाऊंगा। आप मान लो मुझे चैट करते हो, आप चैट में मुझे कोई चीज पूछते हो और मैंने तुरंत प्रश्न कुंडली बना ली कि इस वक्त इस व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न करा है। क्या यह सच्चा प्रश्न है, क्या यह झूठा प्रश्न है, या केवल इसका बात करने का मन कर रहा है, या इसकी मानसिकता कैसी है, ये सब हमारे सामने आ जाता है। इन सब बातों का नरेशन हमारे सामने आ जाता है। अगर ढंग से हमारे सामने हम प्रश्न कुंडली को जांच लें तो हम व्यक्ति के पर्सनैलिटी को कंप्लीट असेसमेंट पे जान सकते हैं। आप भी जान पाओगे कि किसके साथ जुड़ना है, किससे दूर रहना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है। क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं, चार्ट झूठ नहीं बोलता। जितने साल से प्रयत्न कर रहे हैं, ये काम निकल आया कि चार्ट से इंसान की पॉसिबिलिटीज और इम्पॉसिबिलिटीज आप दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अपनी भी लोग कहते हैं हम अपना चार्ट नहीं पढ़ पाते, ऐसा रियलिटी में नहीं है। लोग कहते हैं हम अपनी हीलिंग नहीं कर पाते, ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं। हम अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं, अपनी चार्ट रीडिंग भी कर सकते हैं। विद द प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस हो जाती है। एक बात यही बता देता हूं आगे जाने से पहले, जब न्यूमरोलॉजी पढ़ते हो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो ना, तो ये कीड़ा काट जाता है सबको। एस्ट्रोलॉजी का कीड़ा, न्यूमरोलॉजी का कीड़ा। अब सारे दिन ये घर में ना आतंक मचा देते हैं। फिर उसके बाद में देखो, तुमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, तुमने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, तुमने हीलिंग सीखी है, या तुमने palmistry सीखी है, बेचारे घर वालों की मुसीबत नहीं है। और तुम जो उनके रेफरेंस गाइड बने घूमते रहो, वो मत करना। नहीं तो घर में आतंक वाली फीलिंग आती है। घर के मेंबर्स मुझे कॉल करते हैं, सर क्या ही पढ़ा दिया अपने से, 24 घंटे नंबर ही नंबर कर रहा है, या 24 घंटे प्लानिट ही प्लानिट कर रही है। तो ये हरकतें मत करना, मैं पहले लेवल पर बता रहा हूं। और जब तक किसी की प्रिडिक्शन सीख ना लो, तो बिल्कुल मत करना। इतनी सी नॉलेज स्टार्ट होती है, तुरंत प्रिडिक्शन शुरू कर देते हैं। मैं इस सिंपल कहता हूं, आगे चले जाओ, थोड़े फ्यूचर में निकल जाओ, उसके बाद सीख लो, समझ लो। आपने ही प्रिडिक्शन करनी है, और मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि प्रिडिक्शन करके मुझे दो। अच्छा, एक बात और, ऐसा है कि मेरे कोर्स कहे जाते हैं 30 दिन के, ऐसा वास्तविकता में है नहीं। कोर्स कब तक चलेगा? जब तक तुम्हारे प्राण चलेंगे, या जब तक महादेव का आशीर्वाद चलेगा। टैरो की क्लास 90-90 दिन तक हुई है, 30 दिन में होनी थी, 90 डेज तक गई है। गाइडेंस आती रही, मैं पढ़ाता रहा। तो क्लास की टाइमिंग पे मत जाना, कम नहीं हो पाएंगी, फालतू तो हो जाएंगी। और इस बात से, इस बार से मैंने टैरो वाले बैच में तो अनाउंस कर दिया है, जितने कार्ड उतने दिन। अब 78 तो मिनिमम है, इसके ऊपर कितनी हो जाएंगी वो महादेव जाने। तो प्रिपेयर रहना, जिनको पढ़ना है वाकई में वो जोड़ना। जिन्हें पढ़ने के बाद में खुजली हो जाए, स्किन पे रैशेस आ जाए, वॉमिटिंग, जी कच्चा फील होना शुरू हो जाए, ये मत करना। क्योंकि आगे फिर नोट्स भी आएंगे, किताबें भी आएंगी, क्योंकि इसमें पढ़ना पड़ता है। मैं भी पढ़ रहा हूं आज तक, मैं भी अध्ययन कर रहा हूं। मैं समझाऊंगा आपको राशियां क्यों होती हैं।
आपने जैसे राशियां देखी हो, मान लो मेष राशि देखी, मेष राशि, वहां पर भेड़ का सिर दिखा होता है। मीनिंग क्या है? अब इंसान की मेष राशि है, इंसान की आत्मा में भेड़ घुसी हुई है, या इंसान रूह छोड़ रहा है? ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऋषि मुनियों ने प्राकृतिक चीजों को उठाया था कुछ समझाने के, नेचर के एलिमेंट्स को उठाया था कुछ नरेशन देने के। कहीं सिंह, कहीं मगर, कहीं मेष, कहीं कर्क, ये अलग अलग इंसिग्निया, इस इंग्लिश में कहते हैं इंसिग्निया, हिंदी में कहते हैं राशि चिन्ह। ये हमारी प्रॉपर्टी या हमारी सोच, हमारी पर्सनालिटी दिखाते हैं। अब मान लीजिए किसी की मेष राशि हो लग्न में, इंसान हेड स्ट्रांग बहुत होगा और टक्कर मारता रहेगा जिंदगी भर, प्रयास करता रहेगा जिंदगी, हार्ड हिट करेगा, एफर्ट्स बहुत करेगा, थोड़ा आलसी अवश्य होगा, और थोड़ा तो मैं कहने के लिए कह रहा हूं। पर अगर किसी ने इसे गुस्सा दिला दिया, इसकी ईगो हर्ट कर दी, तो फिर ये अटैकिंग पोजीशन ले लेगा, और तब तक नहीं मानेगा जब तक जीत नहीं जाएगा। देखो मेष से कितनी सारी नरेशन निकल के आया। सिर्फ हमने मेढ़ा देखा, रैम देखा, रैम और मेढ़े का मुंह देखा, और मुंह से इतनी सारी बातें हमें समझ में आ गई। इंसिग्निया बने ही ऐसे कि आपको उस चिन्ह के साथ कनेक्टिविटी रहेगी। मान लो किसी का सिंह लग्न है, अच्छा सिंह का इंसिग्निया क्या होता है? पूरा शेर? नहीं, शेर का चेहरा। आपकी बॉडी शेर की तरह एक्टिव नहीं है, पर आपका फेस शेर की तरह है। दहाड़ने वाला मुंह है, दहाड़ रहे हो या नहीं रहे हो, या हगीज पहन के बैठे हो, किसी को पता नहीं है, पर मुंह ऐसा है कि इसे देखते हर कोई कहेगा हो डर लग गया इससे। ये एग्जैक्ट नरेशन है सिंह लग्न का, जब लग्न लग्न में सिंह होता है। बात समझ में आ रही है? राशि क्या होती है? सुना होगा राशि, सुबह से होता है टीवी पे राशिफल, राशिफल करते रहते हैं। जहां चंद्रमा बैठा होता है उसे राशि कहते हैं, पर हम यहां चंद्र राशि पढ़ेंगे, लग्न राशि पढ़ेंगे, हम यहां बहुत सारी राशियां पढ़ेंगे, 12 राशि। हर ग्रह किस राशि में गया, उससे क्या समझ में आया, ये हम समझेंगे। आपकी फितरत, आपकी इंटेंशन, आपकी इंटेंसिटी मुझे आपकी राशियों से मिल जाएगी। लिख लो, इंटेंशन, इंटेंसिटी राशि से मिल जाएगी आराम से। अभी बहुत सारी बातें और भी हैं, मैं बहुत बेसिक करके समझा रहा हूं, क्योंकि कई लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, और पहली बार में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल वॉमिटिंग, जी कच्चा, और कहीं मतलब और भी कुछ हो जाए, कॉलरा वाली फीलिंग आए, डिप्थीरिया वाली फीलिंग, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको पहले लग्न से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि लग्न है क्या। अच्छा, एक और मेरे से क्वेश्चन पूछा था किसी ने नेट पे, पता नहीं आजकल चल रहा है ये ज्योतिर्लिंग वाला क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं कौन सा ज्योतिर्लिंग घूमना चाहिए? तो हाँ, हमने अपने सिलेबस के अंदर एक शीट में ज्योतिर्लिंग 12 के 12 डाल रखे हैं कि किस लग्न वाले इंसान को कौन सा ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। आपकी दशा, अंतरदशा जो चल रही हो, उसके हिसाब से हम ज्योतिर्लिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पढ़ाएंगे आपको, ये भी है। एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं यहां पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कि आपके लग्न लग्नेश के हिसाब से आपके अंदर क्या बीमारी, क्या तत्व हो सकते हैं। हालांकि ये विद्या बहुत गहन है, हम इसका छोटा सा एक पार्ट यहां पर लेके चलते हैं, ताकि आपको अवेयरनेस दे दें कि आपके अंदर क्या क्या डिसीज, क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। आपके नोट्स के अंदर भी दिए हुए मैंने, और वैसे भी बातचीत होती है। देखो एस्ट्रोलॉजी को अगर मजबूत करना है तो डिस्कशंस बहुत जरूरी होते हैं। मैं आगे जब आपका ग्रुप खत्म भी हो जाएगा, तब भी आपके पास लिंक आते रहते हैं गाइडेंस के अनुसार। गाइडेंस अगर मुझे परमिशन देती है, मैं लिंक भेजता रहता हूँ, और भी बहुत सारे लोगों को लिंक जाते हैं अभी भी, कभी न्यूमरोलॉजी के, कभी एस्ट्रोलॉजी के, कभी पामिस्ट्री के, ताकि आप लोग ब्रश अप करते रहो अपने आप को। ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म हो गया तो लर्निंग खत्म हो गई, लर्निंग चलनी चाहिए, और आपको एफर्ट्स लगातार करने पड़ेंगे अपनी एस्ट्रोलॉजी मजबूत करने के लिए।
जिन्हें पढ़ने में काफी डिफिकल्टी होती हो, जिनका मन ना करता हो पढ़ने में, वो पहले बाकी साइंसेस प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी करें। क्योंकि अगर यहां आओगे तो पढ़ना तो अवश्य पड़ेगा। जैसे संस्कृत पढ़ता है कोई इंसान, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बाकी लैंग्वेजेस से, ऐसी एस्ट्रोलॉजी होती है, शुरुआत में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, पर बाद में बहुत मजा आता है। एक बार लॉजिक पकड़ गए तो उसके बाद बहुत मजा आएगा। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं रिकमेंड करता हूं आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कभी ना पूछें। अपना मृत्यु और अपने बच्चे का जन्म, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको कम से कम डिस्कस करना चाहिए। जब सिलेबस आता है तो मैं ये कई बार बता चुका हूं कई लोगों को कि आपका जन्म, आपकी मृत्यु किस कारण से हुई थी या किस कारण से होगी, ये हमने डिस्कशन किया हुआ है। परंतु हम यहां समय नहीं बताते, क्योंकि काल के मुख में ये दोनों प्रश्न की इजाजत नहीं है, ये परमिशन नहीं होती। और जैसे कोई प्रिडिक्शन करता है, तुरंत टाइमलाइन शिफ्ट होनी शुरू होती है, और उसके हिसाब से फिर आपके साथ कुछ और भी जुड़ेगा, कुछ कार्मिक हिंड्रेंसेस जुड़ेंगे। ये हमने कई बार करके देखा है, प्रैक्टिकल करके देखा है। ये बातें कहीं और से मत करना। पढ़ना समझना ये कैसे देख सकते हैं, खुद देखना, खुद जांचना, बट कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना मत। कोई भी छोटा बच्चा हो घर में, 7 या 8 साल से पहले, इवन कहते हैं 12-13 साल से पहले, उसकी पत्री नहीं पढ़वानी चाहिए प्रिडिक्शन के लिए। जी, अगर जांचना हो, खुद स्टडी करना हो तो ठीक है, बट प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए। क्लियर? बात समझ में आ गई? आपको किसी भी सिलेबस की कोई जानकारी चाहिए हो, किसी भी चीज की जानकारी चाहिए हो, मेरी टीम के नंबर अवेलेबल है, मेरे नंबर अवेलेबल है, आपके पास में कहीं ना कहीं से मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। प्रिया मैम, प्रेरणा मैम का नंबर अवेलेबल है, आप उनसे सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। टीम में और भी बहुत सारे लोग हैं, बट मैं नाम इन दोनों का ही मेंशन करता हूं ताकि पाइपलाइन में मेंटेन रहे, सारा सारा डिस्क्रीट ना हो जाए। प्रिया मैम, प्रेरणा मैम और मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने कहीं से कोई और इंफॉर्मेशन मिले उस पर बिलीव नहीं करना है। आजकल मैं देख रहा हूं मेरे नंबर्स को कई जगह पर मिसयूज करा जा रहा है। कई लोग मेरे नाम पर कई सारे कंसल्टेशन बुक कर लेते हैं, बाद में पता लगता है वो मेरी कंसल्टेशन नहीं, कहीं से और की है। तो प्लीज, मैं नाम बता रहा हूं, प्रेरणा मैम, प्रिया मैम, और अगर वीडियो कॉल करके कंफर्मेशन करना है तो वीडियो कॉल करके कंफर्मेशन भी कर सकते हैं, ताकि आप चेक करो ऑथेंटिसिटी कि हाँ ये मेरी टीम मेंबर ही है, कोई और नहीं। बहुत बहुत लोग मार्केट में गलत चीजें फैला रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले किसी ने मेरे को बताया इस बारे में। कोई भी कोर्स की डिटेल आपको प्रिया मैम और प्रेरणा मैम से मिलेगी। बाकी मेरी टीम मेंबर्स का नाम अगर किसी से हम कम्युनिकेशन कराते हैं तो ये दोनों बताएंगे या मैं बताऊंगा। हमारे पास और भी लोग हैं जो काम साथ में जुड़ के कर रहे हैं काफी सारे लेवल पे, पर पहले दो नाम आएंगे, फिर बाद में कोई और। कंफ्यूज मत होना और किसी न्यूज पर मेरे अफर्मेशन के बगैर बिलीव करना। ये कोर्स मैं शुरुआत करूंगा मंडे को, क्योंकि मंडे से मेरे पास में काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी हो कि मंडे से ये स्टार्टिंग करें। और जितने पुराने वाले भी हैं, आपको भी टाइम टाइम पे लिंक मिलते रहेंगे, आप भी अपनी प्रैक्टिस कैरी ऑन करते रहना। पुराने वालों के लिए वृहत पराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका, ये दोनों किताब मैंडेटरी हैं। बाकी की किताब मैंने आपके ग्रुप्स में बताई हुई हैं, और नए वाले बैचेस को भी मैं ग्रुप में बुक्स बताऊंगा कि किस किस बुक से चलना है। जितना मैंने कंटेंट आपको अभी शेयर किया है, इससे बहुत ज्यादा कंटेंट है और काफी अलग लेवल पे कंटेंट है। यहां मैं आपको बता रहा हूं मैं किस तरीके से किसी चीज को पढ़ाता हूं, मैंने वो शेयर किया आपसे ताकि आपको ये समझ में आए कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। अगर समझ में आए तभी कोर्स में एनरोल करना। ये साइंस रियलिटी बेस्ड साइंस है, ये ऐसी साइंस नहीं है जो माइथोलॉजिकल बेस्ड साइंस है या भ्रम उत्पन्न करने की साइंस है। यहां रियल बातें होती हैं, तो थोड़ा सा ना अपने मन को मजबूत करके सुनने की कैपेसिटी लेके आइएगा। कई लोग चाहते हैं कि सर इतना रियल नहीं होना चाहिए बातों में। ओके, तो हमारे पास में ये कोर्स जो है वो स्टार्ट होगा मंडे को। मिनिमम 30 क्लासेस होती हैं जो मैं आपके साथ लेके चलता हूं।
मैक्सिमम का मुझे आइडिया नहीं कितनी महादेव आजाद देते हैं, वो फिर जहां तक जल भेजते हैं महादेव। आगे फिर आपको लिंक मिलते रहते हैं, और आगे प्रैक्टिस भी मैं कई सारे बैचेस में कर रहा हूँ ऑलरेडी, और वो चलती रहती है। ओके। दशा, अंतरदशा, ये साथ में होगा आपके पास में। दशा, अंतरदशा, प्रथम दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, हृदय दशा, ये साथ में होगा। और प्रश्न कुंडली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत जानकारी। और साथ में आपके पास में आपका ट्रांजिट चार्ट। ट्रांजिट क्या कहते हैं ट्रांजिट को? और पता है किसी को ट्रांजिट को और क्या बोलते हैं? गोचर, शाबाश। गोचर के बारे में भी यहां जानकारी होती है। और D1 और D9 चार्ट नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली दोनों पे काम करेंगे। लिख लीजिए, किसी किसी ने पूछा था मुझसे कि आप क्या क्या बातें करेंगे। तो नवमांश कुंडली, लग्न कुंडली, और साथ में वैसे हम काफी सारी बातें और भी करते हैं। मैं यहां पर हर चीज यहां पर डिस्क्लोज नहीं कर रहा, तो आप आओगे तो आपको खुद मिल जाएगा। बहुत सारी बातें हमारे पास और भी होती है। व्यापारी वाला स्वर नहीं है मेरा, व्यापारी वाला बिल्कुल स्वर नहीं है। इसलिए बहुत लोग परेशान भी होते हैं मुझसे, क्योंकि इतना मिठास नहीं है मेरे पास। रियलिटी बेस्ड काम चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। 2 दिन पढ़ के देख लोगे, खुद ही समझ में आ जाएगा मैं क्या पढ़ा। रेकी जो कर चुके हैं, हीलिंग जो कर चुके हैं, वीडियो जो सुन चुके हैं, बिल्कुल वही स्वर है, वैसे ही स्वर है। ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिलेगा, मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं समझ में आ जाएगा। पर एक बात याद रखना, ये साइंस ना व्यापार की साइंस नहीं है। हम हीलिंग से पैसा कमा रहे हैं, बट हम हीलिंग के अंदर पैसा कमाने के लिए नहीं आए थे। और आज भी किसी का हीलिंग करते वक्त मेरा पर्सपेक्टिव पैसा कमाने का कदापि नहीं है। मैं कई बार लोगों की फीस पूरी पूरी रिटर्न करके उन्हें हटा देता हूं, क्योंकि उनका एनर्जी सेंटर अच्छा नहीं। जो स्टेबल नहीं है वो पहले स्टेबिलिटी ले, फिर दोबारा ले। आप भी कल को किसी को कोर्स में लेके आना ना अपने पास में, आपको पढ़ाना, तो पहले एक बार एनर्जी चेक करना, उसकी स्टेबिलिटी चेक करना। आप जितने भी लोग कोर्स में एनरोल करते हो ना, मैं पहले आपका ऑरा स्कैन, ऑरा स्कैनिंग के बाद अगर परमिशन होती है तो मैं ग्रुप में बुलाता हूं, नहीं तो वहीं से नमस्कार। सेम काम रिट्रीट में होता है। पिछली बार रिट्रीट के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना नॉमिनेशन दिया था कि रिट्रीट के अंदर आना है, हमें इनवाइट कर दो। कई लोगों की फीस वापस कराई थी मैंने। और सेम काम इस बार होता है। तो मेरी जितनी भी कोर्सेज की लिस्ट है ना, उसके अंदर पहले ऑरा स्कैनिंग। इस बात से बुरा मत मानना कि सर ने ऑरा स्कैनिंग करके मना कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीखने के लायक नहीं हो। इसका मतलब ये कुछ टाइम मेडिटेशन कर लो और ध्यान में उतर जाओ, फिर दोबारा ट्राई। मैं पढ़ाने से मना नहीं कर रहा, पर मैं स्टेबिलिटी के साथ में पढ़ने के लिए हूं। और जो इंसान अनस्टेबल है, मैं बहुत है उसका, अज्ञानता अभी उस लेवल पे नहीं है, या ज्ञान उस लेवल पे नहीं है, तो फिर मजा नहीं है, वो फिर अनस्टेबल हो जाएगा। Am I clear on this? तो सभी से निवेदन है, जितने लोग सुन पा रहे हो या इस वीडियो को देख के जितने लोग सुनोगे, हाथ जोड़ के निवेदन है, कहीं बुरा मत मानना। और वैसे मान भी जाओगे, आगे तो तुम समझते ही हो। इतना तो सुन ही चुके हो मुझे, कि सुन के समझ ही सकते हो कि मैं किस योनि का इंसान हूं, किस प्रकार का इंसान हूं। तो ज्ञान पहले है, स्टेबिलिटी पहले है। अच्छा एक बात और, जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का मन में ठानोगे, आज के बाद अपना चार्ट पढ़ना बंद कर देना, जब तक सीख नहीं जाते। जिस दिन सीख जाओगे, मैं क्लास के अंदर ही आपका चार्ट लेके बैठूंगा, और कंडीशन वही के वही सुन। आपको प्रोडिक्शन नहीं लेनी, आपको चार्ट पढ़ना सीखना है, प्रोडिक्शन अपने आप आ जाए। ये मेरा सबसे निवेदन है। बस एक मिनट में क्वेश्चन बोल लूं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। रिट्रीट कब है बेटा? मेरे यहां पर डाल दिया ले बच्चे, इन्होंने डाल दिया, यहां पर देख ले। रिट्रीट कब है? 8 से 14 दिसंबर तक। मैं खुद भूल जाता हूँ कब है, सॉरी। मैं नहीं करा, नहीं मैं ही कराऊंगा। मैं डेट भूल जाता हूँ बेटा, है मेरी साथ। 8 से 14 दिसंबर, 8 से 14 दिसंबर, लेवल 1 2 3 रेखी का। और क्या है, 16 से 22 दिसंबर तक मास्टरशिप एंड ग्रैंड मास्टरशिप। पर ये बातें तुम मेरी टीम से पूछ लो, मुझसे कुछ एस्ट्रोलॉजी की बात पूछ लो, ये तो वो भी बता देंगे। वो एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बताएंगे तुम्हें बैठ के यहाँ सारे दिन। देखो, ये फीस की डिटेल जितनी है, डेट जितनी है, ये मेरी टीम से पूछो।
मेरी टीम के अंदर अगर आप जानते हो, प्रिया मैम है, प्रेरणा मैम है, यामिनी मैम है, सोमी मैम है, बहुत सारे और भी लोग हैं, पर मेजरली आपको कांटेक्ट करना हो प्रिया मैम और प्रेरणा मैम से करो सारे इन्फॉर्मेशन। अच्छा हाँ, अ, कुछ याद आता मैं भूल गया। मेरा और देख के बताओ, मैं क्या याद आता, क्या भूल गया मैं। भगवान कसम बुढ़ापा आ चुका है बहुत ज्यादा। अरे बिल्कुल सवा चट हो गया भाई, बिल्कुल भूल गया, कुछ काम की बात थी बहुत जोर से। बिल्कुल भूल गया, ध्यान से करो। अरे नहीं नहीं भूल गया, एस्ट्रोलॉजी की बात थी, बहुत जरूरी बात थी, हो गई। सवा चट हो जाता हूँ मैं आजकल। ग्रुप में आओगे वहां पर देख लूंगा, याद आ गया। कोर्स रिलेटेड नहीं बच्चा, कुछ और बताना है कि कुंडली में क्या नहीं करना। ये लोग सुनते नहीं है ना कई बार ये। हाँ, इंटरनेट पे जो रेमेडीज चल रही हैं आजकल, और आप में से कई लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि भैरव साधना कर रखी है उन लोग, माताओं और पिताओं, बिना सोचे समझे साधनाएं मत कर लो। जो लोग ये सजेशन दे रहे हैं वो बहुत टाइम से प्रैक्टिशनर हैं, और आप में से कई लोगों ने मुझसे बार बार प्रश्न करा है कि हम भैरव साधना कर रहे हैं। जब चार्ट में जरूरत होगी तब कोई साधना कराऊंगा ना तुम्हें। हनुमान जी का मंत्र हो, दुर्गा माता का मंत्र हो, शिव जी का मंत्र हो, विष्णु भगवान का मंत्र हो, जब जरूरत होगी दशा और अंतरदशा के हिसाब से तब कराया जाता है। फालतू में किसी एनर्जी को कभी इन्वोक नहीं करना होता। ये मैं बहुत सारे वीडियोस में पहले ही बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं। तो आप में से कई लोगों ने प्रश्न पूछा था कि हम भैरव साधना करते हैं, क्या वो ठीक है या नहीं है। तो अभी कोर्स चलेगा, सीख लेना वहां पर कि भैरव साधना किसे किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन आपके जो भी हैं आप भेज सकते हो मुझे, प्रिया मैम प्रिया मैम को भेज सकते हो। बहुत सारी बातें कर ली, आज के लिए सफिशियंट है। मंडे से कोर्स स्टार्ट होगा, जिसका जी करे एनरोल करो बिंदास मजे से। और अपने ऑरा को क्लीन करना भी, कॉर्ड कटिंग करना, अगर नहीं आता यूट्यूब पे जाओ, वहां वीडियोस डले हुए हैं। जब भी किसी सोशल ग्रुप में जाते हो और मीटिंग से बाहर आते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, अपना ऑरा क्लीन करना है, अपनी कॉर्ड्स कट करनी है। अच्छा, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। बाय, गुड नाइट, सी यू इन द क्लास।